I never lose faith, keep working hard. You will find a way. Today is 12th of November 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के answers हैं. Sustainable Urban Cooling Handbook is released by United Nations Environment Program. छठ पूजा फेस्टिवल है डेडिकेटेड टू सन गॉड. प्राइमरली ये बिहार, झारखंड और यूपी में सेलिब्रेट किया जाता है. पट्टचित्र इज अ पॉपुलर आर्ट फॉर्म ऑफ ओडिशा. श्री अंबिका चरण मजुमदार जी थे जिन्होंने 1916 का इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन प्रिसाइड किया था. हड़प्पा वो फेमस साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जहां पर बुल का सील मिला है. आज के सवाल है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन. अभी हाल ही में लीड्स की रिपोर्ट आई है. विच स्टेट टॉप्स द लिस्ट इन द थर्ड एडिशन ऑफ द लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स. लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट 2021. Which Indian city was included in UNESCO Creative Cities Network 2021 under Crafts Folk Arts category? Recently, who became India's 71st Grand Master? और NABARD is a very important body. NABARD का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और NABARD कब एस्टैब्लिश हुआ था, ईयर ये भी आप बताइए. आज की वोकेबलरी है फर्वेंट मतलब बहुत उत्साही है, एंथुजियास्टिक है, जीलस आर्डेंट. पर्सपिकेशियस मतलब होता है लाइक बुद्धि, ऑब्जर्वेंट, परसेप्टिव है, अलर्ट है, अवेयर है. नॉक्शियस है मतलब वो आपके लिए हार्मफुल है, डेडली, इंजूरियस. डिस्ट्रक्टिव है, हार्मफुल है. फ्लाउट करना, फ्लाउट द नॉर्म्स, अवज्ञा करना. शो कंटेम्प्ट फॉर. ड्रैकोनियन जैसे ड्रैकोनियन लॉ है, हार्श है, क्रूअल है, ऑप्रेसिव है. सो दीज आर वोकेबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं इंटेंस शॉवर हुआ चेन्नई में. 1 ट्रिलियन का क्लाइमेट फाइनेंस इंडिया ने डिमांड किया है, तभी हम 2070 का नेट जीरो गाइडलाइन फॉलो करेंगे. देन शी जिनपिंग का दिस रेजोल्यूशन 12 करोड़ ड्यू हैं, सेकेंड डोज नहीं लगा रहे हैं. UAPA FIR ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बिग फैट इंडियन वेडिंग्स आर बैक विद अ बैंग. Storm water drains to be free of sewage. This is दिल्ली एयर क्वालिटी. ये लैंडस्लिप हो रहा है, फेस्टिव फर्वर है, अनडिफाइंड रोल है, सीजन ऑफ फ्लड्स, अर्बन फ्लडिंग. ग्लासगो और एक दूसरा टर्म है ग्रीन वॉश विल हैव अ टेक. देन टैक्स बर्डन, दिस इज टैक्स बर्डन. स्टेट जो है फिस्कल फेडरलिज्म वो डिक्लाइन पर है. हिमालयन रोड CDS मिनिस्ट्री. चाइना का जो ट्रांसग्रेशन हो रहा है हमारी बॉर्डर में, इसमें CDS का वर्जन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का वर्जन, इन दोनों में परसेप्शन डिफरेंट नजर आ रहा है, विच इज नॉट राइट. मिस्टर शी वॉर्न्स अगेंस्ट कोल्ड वॉर इन एशिया पैसिफिक. गवर्नर्स शुड प्ले रोल ऑफ फ्रेंड गाइड. बेलारस का दिस माइग्रेंट क्राइसिस है, पोलैंड एंड बेलारस. 5G रिलेंटलेस रेंज है, दिस इज टेक्स्ट एंड नंबर्स. अलायंस फॉर सोलर पावर, USA ने ज्वाइन कर लिया है ISA. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, बेलारूस EU बॉर्डर. MP लेड और इसका सस्पेंशन एंड वाई MP लेड इज नॉट राइट. दिस इज द हिंदू क्विज. कोवैक्सिन, स्टार्टअप मूवमेंट, न्यूमोनिया, ब्रह्मोस एंड दिस EU आयर. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज है द हिंदू. ये जो स्टेट है ना ये तमिलनाडु है. तमिलनाडु के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में है चेन्नई. जो चेन्नई है ना वो नॉर्थ में है, नॉर्थ साइड है दिस चेन्नई. और ये जो कोस्ट कहलाती है ये कहलाती है कोरोमंडल कोस्ट. जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो तमिलनाडु में भी आते हैं, अंडरस्टैंड. नीलगिरी ट्राई जंक्शन है, नीलगिरी में वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं. सो दिस इज तमिलनाडु स्टेट. यहाँ है बे ऑफ बंगाल. तो यहाँ अगर लो डिप्रेशन बनता है तो विंड्स आती हैं. विंड्स अगर सी से लैंड की तरफ आएगी तो यहाँ पर होगा रेनफॉल. प्लस ईस्टर्न घाट्स जो है ना, ईस्टर्न घाट्स ज़्यादा फ्लैट है और प्लेन है,
तो ये जो कोस्ट नज़र आती है ना, ये टेरेन नहीं है, टूवर्ड्स द सी दिस इज़ लाइक फ्लैट। सो दैट इज़ वाई चेन्नई का ग्रोथ ज़्यादा हुआ, इस एरिया का ग्रोथ ज़्यादा हुआ, बिकॉज यहाँ पे लैंड फ्लैट है, ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स ज़्यादा है। बट अगर लैंड अगर फ्लैट होती है तो थोड़ा सा पानी गिरता है और यहाँ पे आ जाता है फ्लड्स। दिस इज़ ऑल्सो वन रीज़न, जोग्राफिकल रीज़न, कि ये जो कोस्ट है ये इतनी फ्लडिंग क्यों होती है। एक हमने पढ़ा है सबमर्जेंस कोस्ट, एक पढ़ा है हमने जो डूब रही है, एक एलिवेट हो रही है और एक डूब रही है, इमरजेंस एंड सबमर्जेंस। तो आप बताओ ये जो कोस्ट है, तमिलनाडु वाली जो कोस्ट है कोरोमंडल, ये सबमर्जिंग है या इमर्जिंग है? ओके, तो यहाँ पे इंटेंस शॉवर हुआ चेन्नई में और फिर यहाँ पे हैवी कैजुअलिटी भी हुआ है और दिस इज नॉट राइट। अब रेड अलर्ट इशू हो गया है 8 जिलों में। स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स है, अब बीच में फॉरेस्ट नहीं आता ना, तो सरफेस विंड्स भी बढ़ जाती है। फॉरेस्ट या टेरेन या पहाड़ ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो सरफेस विंड भी हाई होती है। दैट इज़ वाई जो हम साउथ में देखते हैं, श्रीकिंग 40s, रियरिंग 50s, लाइक दैट, ये भी बिकॉज साउथ सदर्न हेमिस्फेयर में क्या है, ओशन है, तो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता। तो विंड स्पीड बहुत हाई होती है सदर्न हेमिस्फेयर में बिकॉज ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। सो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड है, हैवी रेन में कंटिन्यू। तो चेन्नई इज बैटर्ड बाय रेन्स। रेस्क्यू वेसल्स हैं, यहाँ पे इवैक्यूएशन रिलीफ का प्लान चल रहा है। स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड के कारण फ्लड ड्यूटी ऑफिशियल्स एक्सपीडाइट कर रहे हैं रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। एनडीआरएफ और स्टेट लेवल का एसडीआरएफ, इन दोनों का वर्क कंटिन्यूएशन में यहाँ चल रहा है। सो दिस इज द इंटेंस शॉवर चेन्नई। देन इंडिया सीक्स $1 ट्रिलियन इन क्लाइमेट फाइनेंस टू मीट इट्स टारगेट। नाउ सी, अब इसमें एक स्पिन आ गया है, ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट क्या है? यू रिमेंबर ग्लासगो समिट से पहले पहले हम केवल एक ही बात कर रहे थे कि सीबीडीआर पे इंडिया एम्फेसाइज करेगा, इंडिया कोई नेट जीरो का टारगेट नहीं देने वाला है। जो बैकग्राउंड था वो ये रेडी हो रहा था। इवन एनवायरनमेंट मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट था वो भी ये था कि इंडिया मतलब नेट जीरो जैसी कोई कमिटमेंट नहीं देगा, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अपन स्टिक करेंगे। ऑलरेडी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन पेरिस अग्रीमेंट में हमने अच्छे खासे कट्स का अनाउंसमेंट किया है। बट प्राइम मिनिस्टर का जो स्पीच हुआ, उन्होंने वहाँ पे दिस 5 बातें बताई और उसमें से एक बात थी 2070 तक इंडिया नेट जीरो होगा। तो अगर नेट जीरो हम बोलेंगे मतलब हमें हमारा एनर्जी के फ्रंट पे एमिशन को कट करना पड़ेगा। इससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हैम्पर हो सकती है और ग्रोथ एंड प्रोग्रेस भी हैम्पर हो सकती है। ये एक फियर एंड एप्रीहेंशन था। बट अब यहाँ ट्विस्ट ये आया है, कंडीशंस अप्लाइड कि 2070 तक हम नेट जीरो बनेंगे। बट जो $1 ट्रिलियन का जो वर्ल्ड ने अनाउंस किया है, डेवलप्ड कंट्रीज ने $1 ट्रिलियन का, 100 बिलियन है, बट उसको बढ़ा के 1 ट्रिलियन करेंगे। 2009 कोपेनहेगन में $100 बिलियन आया था, बढ़ा के आप इसको 1 ट्रिलियन करो। कंडीशंस अप्लाइड, जब ये 1 ट्रिलियन करोगे तब हम अपने ये जो टारगेट्स हैं इसको क्लाइमेट फाइनेंस मिलेगा, तब हम अपने टारगेट्स फुलफिल कर पाएंगे। तो अगेन इट्स अ स्ट्रैटेजिकली मास्टर स्ट्रोक। एनडीसीज आर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ दिस फंड, बिकॉज पैसे नहीं दे रहे थे ये, तो फंड्स दो तब हम फिर ये एनडीसी को फुलफिल करेंगे। तो नेगोशिएटर ने ये बात किया। तो इंडिया ने डिमांड किया $1 ट्रिलियन नेक्स्ट डेकेड में डेवलप्ड कंट्रीज दें, सो दैट हम अडेप्ट कर पाएँ, मिटिगेट कर पाएँ चैलेंजेस अराइजिंग ऑफ फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। तो ये एक कंडीशन लगा दिया, राइडर लगा दिया। क्लाइमेट कमिटमेंट मेड बाय प्राइम मिनिस्टर जो है ऑनगोइंग ग्लासगो समिट में, वो तब फुलफिल होगा जब आप हमें $1 ट्रिलियन का फाइनेंस दोगे। अब नेट जीरो तो हमें पता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल टू जीरो। कंट्री का जो कार्बन एमिशन है वो ऑफसेट होगा बाय टेकिंग आउट इक्विवेलेंट कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। तो सो दैट जो बैलेंस है वो जीरो हो जाएगा। सो इंडिया ने पहले कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बताया था, बट अब 2070 स्पेसिफिक डेट बता दिया। प्लस वर्ल्ड प्रेशराइज भी कर रहा था ये डेट 2050 या 60 होनी चाहिए, हमने कैलकुलेटेड वे में इसको 2070 रखा। प्लस साथ ही साथ फाइनेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, आईपीआर, ग्लोबल कोऑपरेशन, इसका भी कंडीशंस राइडर लगाया है। तो लेट अस सी अब आगे ये कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। तो दिस इज ग्रीन अश्योरेंस, ये 5 बातें बताई थी।
नॉन फॉसल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट बाय 2030 पहला। दूसरा 50% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल से आएगी बाय 2030। तीसरा टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बिलियन टन कट करेंगे बाय 2030, कार्बन एमिशन कट करेंगे। चौथा कार्बन इंटेंसिटी इकोनॉमी की लेस देन 45% होगी, हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे। पांचवा 2070 तक नेट जीरो होंगे। तो ये 5 बातें बताई प्राइम मिनिस्टर ने, बट कंडीशंस अप्लाइड कि $1 ट्रिलियन का जो कमिटमेंट है डेवलप्ड कंट्री का वो भी पहले फुलफिल किया जाए, पैसे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, आईपीआर फुल करें। ऑल्दो यहाँ पे अभी क्लैरिफाई नहीं किया है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ को एड देंगी, बट ये डेवलपिंग कंट्रीज़ की डेफिनेशन क्या है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ होंगी, प्लस क्या ये जो डिमांड कंडीशंस हैं ये फॉर्मली कम्युनिकेट की गई है, लेट अस सी। बट फॉर नाउ वी शुड बी नोइंग कि ये 5 चीज़ें हैं, 5 पॉइंटर्स हैं, और ये पॉइंटर्स राइड कर रहे हैं ऑन दिस कंडीशंस अप्लाइड $1 ट्रिलियन का फाइनेंस दिया जाए। सो दिस इज दैट। इसी से रिलेटेड अभी आगे हम लीड आर्टिकल भी देखते हैं। देन सीपीसी का रिजोल्यूशन है, चाइना में इलेक्शंस नहीं होते हैं, एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इंटरनल पॉलिट ब्यूरो वगैरह से इलेक्शंस हो जाते हैं। सीमेंट्स मिस्टर शी जिनपिंग्स की पोजीशन, तो मिस्टर शी जिनपिंग मोस्ट प्रोबेबली थर्ड टेन्योर पे भी आने वाले हैं, प्लस द वे मिस्टर शी जिनपिंग इज प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ इज गोइंग टू बी लाइक द बिगेस्ट लीडर ऑफ चाइना एवर, लाइक दैट, like in the ranks of this Mao Zedong or this Zhou Enlai, like that. So let us see Deng Xiaoping, like that, let us see। और ये जो overtly ambitious take है मिस्टर शी जिनपिंग का, this is primarily causing big troubles in this South Asia, in fact entire world। More than 12 crore due to second dose of vaccination, due for second dose of vaccination, मतलब 12 करोड़ लोग ऐसे हैं पहला वैक्सीनेशन ले लिया, दूसरा वैक्सीनेशन नहीं ले रहे। ऐसा क्यों, जबकि शॉर्टेज भी नहीं है वैक्सीनेशन का? तो दिस इज नॉट राइट। गवर्नमेंट हर घर दस्तक कैंपेन स्टार्ट कर रही है कि सेकेंड डोज वैक्सीनेशन भी आप लो। सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली अगेंस्ट यूएपीए एफआईआर। अब जो यूएपीए है इसको अक्सर बोला जाता है ड्रैकोनियन इन द सेंस कि जैसे सोशल मीडिया पोस्ट है, या फिर एंटी इंडिया पोस्ट, या फिर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, या फिर नेशनल सिक्योरिटी इंटीग्रिटी के बिहाफ में अगर यूएपीए पे चार्ज लगता है तो जिस पे चार्ज लगा है उसको प्रेमा फेसी गिल्टी मान लिया जाता है, और फिर उसका जो बेल है वो एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। 180 दिन तक पुलिस चार्जशीट भी फाइल नहीं करती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है नेशनल सिक्योरिटी के बिहाफ में, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोविजंस रखे गए, बट द पॉइंट इज इफ दे आर अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ ह्यूमंस, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स, देन इसमें एक करेक्शन की ज़रूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट हियर करेगी प्ली अगेंस्ट यूएपीए एफआईआर, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए फॉर सोशल मीडिया पोस्ट। Then this is big fat Indian weddings are back with a bang, big fat Indian weddings। अब ये जो मुद्दा है ना इसके बहुत सारे मायने हैं, वेडिंग के बहुत सारे मायने हैं। पेंडेमिक में हैव श्रंक गेस्ट लिस्ट बट द स्पेंड, खर्चा रिमेन्स हाई ऑन वेन्यूज, ज्वेलरी, पैकेजेस। सो ये जो वेडिंग होता है, वेडिंग इज अबाउट फेस्टिविटीज, वेडिंग इज अबाउट हैप्पीनेस, बट because of these expensive affairs, show offs, unnecessary pressure etc, comparison, ये एक बहुत बड़ा नाइटमेयर टर्न आउट हो जाता है। सो लेट अस डिस्कस दिस टॉपिक। फॉर एग्जांपल हम इस टॉपिक को कैसे लिंक कर सकते हैं, जैसे अक्सर गवर्नमेंट, आप देखो गवर्नमेंट जो प्रोग्राम्स रन करती है मास स्केल में, बहुत सारे लोगों का कम्युनिटी मैरिजेस वगैरह होती है। वाई? ताकि जो कॉस्ट है मैरिज की वो कम हो पाए, बिकॉज मैरिज में ये देखा गया है कि अननेसेसरी इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, लाइक एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा आ जाता है तो डेट का बर्डन हो जाता है, डाउरी इज़ ऑल्सो वन थिंग, सोशल स्टिग्मा इज़ ऑल्सो वन थिंग। सो दैट इज़ वाई इस एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस करना ज़रूरी है। वेडिंग में जैसे, अब ये तो इसको अपन क्रिटिसिज्म बाद में देखेंगे, पहले वेडिंग एज अ बिजनेस इंडस्ट्री की बात करें तो वेडिंग में जैसे ज्वेलरी होता है, डाइनिंग होता है, रिसेप्शन दे रहे हैं, डाइनिंग दे रहे हैं, गेस्ट एंड गिफ्ट्स होते हैं। तो द पॉइंट इज ये जो है ना वेडिंग एक बहुत बड़ा $1 मिलियन इंडस्ट्री है, कलेक्टिव इंडस्ट्री है,
और इसने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट भी दिया है. तो वी आर नॉट अगेंस्ट दिस बिग फैट इंडियन वेडिंग. द पॉइंट इज इट इज़ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, इट इज़ गुड. तो ये एक इकोनॉमी ड्राइवर भी है, जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट और क्रिएट होती है डिमांड. तो दिस इज गुड, इकोनॉमी को ये फ्यूल कर रहा है. बट द पॉइंट इज if it is misrepresented at after a point, ये जैसे बन जाता है स्टेटस सिंबल, ये बन जाता है शो ऑफ करने का एक क्राइटेरिया. इससे क्या होता है कि अननेसेसरी जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है, अब एवरीबडी इज नॉट लाइक सुपर रिच टाइप, सो मच ऑफ एक्सपेंसेस लाइक दैट. तो इससे क्या होता है, डेट का बर्डन आ जाता है फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल. प्लस ये एनकरेज करता है, अगर बिग फैट इंडियन वेडिंग टाइप है तो ये एनकरेज करता है डाउरी को, सोशल स्टिग्मा को भी बढ़ाता है. गोल्ड का रश होता है, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ता है. कोविड का थ्रेट ऑलरेडी है. अब पिछले 1-1.5 साल से ये जो इंडस्ट्री था ये भी हिट हुआ था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. बट अब लॉकडाउन ओवरकम हो रहा है, लॉकडाउन हट रहे हैं, कोविड के केसेस भी कम है. सो दैट इज़ वाई ये सडन रश आया है इंडियन वेडिंग्स और बिग फैट इंडियन वेडिंग्स विद द बैंक. तो कोविड का थ्रेट अभी जैसे कम है बट इट इज़ नॉट गॉन येट. द पॉइंट इज देयर एनी स्कोप ऑफ सिंप्लिसिटी. जैसे आप बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी देखो, educated, well educated, well they're rich as well, they can afford a big fat wedding, but still they go for the like this registered marriage or simplicity. So is there any scope for this simplicity? Plus एक और साइकोलॉजी में हम देखते हैं, हमारे अंदर अक्सर होता है अप्रूवल माइंडसेट. हमें अप्रूवल चाहिए, लोगों का अप्रूवल चाहिए, इंस्टाग्राम में फोटोज एक्सेट्रा. प्लस वी नीड दिस अप्रूवल माइंडसेट. तो मैनी अ टाइम्स इट बैकफायर्स. द पॉइंट इज इंडिया में मेजॉरिटी, आई वॉज रीडिंग वन रिपोर्ट, इंडिया में जो मेजॉरिटी अगर मिडिल क्लास फैमिली वगैरह का आप देखो तो ये जो बिग फैट इंडियन वेडिंग होता है ना, ये फेस्टिविटीज़ कम एक बहुत बड़ा दिस नाइटमेयर ज़्यादा बन जाता है. सो द पॉइंट इज इससे रिलेटेड जो ये चैलेंजेस हैं इसको भी एड्रेस करना ज़रूरी है. वेडिंग एक टाइम ऑफ दिस फेस्टिविटीज़ होना चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए. दिस शुड नॉट बिकम अ नाइटमेयर. और फिर जैसे प्रेमचंद के आप बुक्स देखो, डेट बर्डन, वेडिंग के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोन लेता है और फिर वो लोन को रीपेमेंट करने पर अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर देता है. तो इस पूरे मैकेनिज्म में भी एक ओवरहॉल ज़रूरी है. इससे रिलेटेड एक सवाल है, इन इंडिया मैरिज प्रोवाइड्स द प्राइम अपॉर्चुनिटी फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग एंड वैलिडेटिंग फैमिली स्टेटस. डू यू अग्री विद दिस? Prepare a note on the socio-economic perspective behind wedding industry. Socio-economic connected with this GS1, sociology, societal values, etc. इसमें आप economic के भी points डालो. Economy because it is economy as well. This is creating employment, generating money. तो we are not against this economic prospects, but जो sociology वाले prospects हैं, demerits हैं, उनको address करना ज़रूरी है. This could be the way forward. So try to think and answer. दिस इज़ दिल्लीज एयर क्वालिटी सीवियर अगेंस्ट रिलीफ अनलाइकली इन नेक्स्ट 2 days. दिल्ली का कुछ नहीं हो रहा है, एयर क्वालिटी सीवियर है और रिलीफ अनलाइकली है नेक्स्ट 2 days में. ये कॉमन सीन है, ये भलसवा लैंडफिल है, स्मोगी है, दिस रैक पिकर कलेक्टिंग आइटम्स. दिल्ली का जो पॉल्यूशन है इसके बहुत मायने हैं. एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन यमुना का है. इस पे सीवियरली जो इम्पैक्ट आता है इसका हमारी सोशो इकोनॉमिक लाइफस्टाइल, सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस एड्रेस करना ज़रूरी है. स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स टू बी फ्री ऑफ सीवेज. स्टॉर्म वाटर क्या होता है, बारिश आया, बारिश के पानी को ड्रेन करना है, तो ये भी सीवेज फ्री होना चाहिए. देन दिस इज़ फेस्टिव फर्वर. ये क्या है, मॉर्निंग प्रेयर्स हैं, छठ पूजा एट द्वारका इन दिल्ली ऑन थर्सडे. Then High Court seeks reply on removal of online articles, stormwater drains to be free of sewage. Then registration is again one important thing. Registration of marriage होता है तभी वो कानूनी तौर पे this paperwork होना ज़रूरी है. Registration is important. लैंडस्लिप हिट कोट्टायम और यहाँ पे, अब ये केरला है, केरला मतलब वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट मतलब फ्रेजाइल है इकोसिस्टम. बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो जैसे ये पेड़ दिख रहे हैं ना, दिस फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट मिट्टी को बांध के रखता है. बट अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन जो है वो कम होगा, पानी एंटर कर गया तो स्लाइड्स होने लग जाता है, स्लाइड्स.
और ग्रेविटी के कारण पुश पुल इधर हो रहा है नीचे की तरफ, तो ऐसे करके बोल्डर्स वगैरह नीचे गिर जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड लैंड स्लाइड्स। तो लैंडस्लाइड्स को रोकने के लिए डिफॉरेस्टेशन ज़रूरी है, डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप करना ज़रूरी है, बिकॉज जो जड़ होती है वो मिट्टी को बांध के रखती है। जो अनचेक्ड डेवलपमेंट हो रहा है, हम रोड्स बना रहे हैं, आगे चार धाम में भी यही बात है, इसको चेक करना ज़रूरी है। लैंडस्लिप्स हिट कोट्टायम। देन कैग पुल्स अप स्टेट फॉर लैप्सेस इन 2018 फ्लड। सी had the exercise of identification and demarcation of flood plain। हम हमेशा बोलते हैं ना, आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम क्या है। आइडेंटिफिकेशन एंड डीमार्केशन ऑफ फ्लड प्लेन किया जाता तो इस बार ये प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज ये एक रिपीट अफेयर बन गया है, लाइक क्लॉकवर्क। हर साल यहाँ पे फ्लड आता है, हर साल इस टाइप के लॉसेज होते हैं, इकोनॉमी, ह्यूमन लाइफ भी, और हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। देन स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव है, दिस इज एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल है अनडिफाइंड रोल। अगेन डिफाइन करना जरूरी है कि व्हाट एग्जैक्टली इज योर रोल। अनडिफाइंड रोल विद रेस्पेक्ट टू अफगानिस्तान। सो इंडिया मस्ट बी क्लियर ऑन हाउ इट वांट्स टू शेप अफगानिस्तान डेस्टिनी अंडर द तालिबान। फ्लिप फ्लॉप से टेंजिबल रिजल्ट्स नहीं आएंगे, हमें एक स्टैंड लेना पड़ेगा। अफगानिस्तान में जो तालिबान रूल है उससे हम कैसे डील करने वाले हैं, व्हाट इज गोइंग टू बी अवर पॉलिसी। जैसे अभी थर्ड रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग मीटिंग हुआ, चेयर किया एनएसए मिस्टर अजीत डोवाल ने, तो इसमें हमने कुछ मैसेजेस, 3 स्ट्रॉन्ग मैसेजेस भेजे हैं। पहला, इट विशेस टू रिमेन एन इम्पॉर्टेंट एंड एंगेज प्लेयर इन द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान। इट मतलब इंडिया, तो इंडिया एक इम्पॉर्टेंट और एंगेज्ड प्लेयर रहना चाहता है इन द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान। दूसरा, एग्जिट हुआ है यूएस नाटो ट्रूप का, तो आइडियल सिचुएशन टू द सिचुएशन इज, सॉल्यूशन इज कंसेंसस बने अफगानिस्तान में, और इसमें नेबरहुड इंक्लूड हो, नेबरहुड और रशिया भी इंक्लूड हो, बिकॉज रशिया इज इंपॉर्टेंट पावर इन एशिया। तो यूएस नाटो का ट्रुप विड्रॉवल हुआ, तो एक कंसेंसस बने जिसमें सारे नेबर्स, एक्सटेंडेड नेबर्स भी इंक्लूडेड हों। तीसरा, अफगानिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको इमीडिएटली प्रायोरिटी वाइज सॉल्व किया जाए, पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो भी हैं उसको हम सेट असाइड करें। तो ये 3 डायरेक्शंस यहाँ पे एनएसए मीट में इंडिया के 3 पॉइंटर्स आए। ओके, पहला, इंडिया इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, एक्सटेंडेड नेबर्स का भी से हो, और तीसरा, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। प्लस अफगानिस्तान में अगर वो बन जाता है बेड ऑफ टेररिज्म, फर्टाइल ग्राउंड बनता है, तो इसके रिपरकशंस हमारे यहाँ भी आएंगे। सो टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन को चेक करना भी ज़रूरी है। डिस्कशन जो हुआ दुशानबे में, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग और रेडिकलाइजेशन की भी बात हुई एससीओ डिस्कशन में। अब बात यह है कि जो तालिबान रिजीम है इसका ग्रेजुअली फॉर्मलाइजेशन होने लग गया है, मतलब एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। जैसे टर्कमेनिस्तान ने अभी मिनिस्टरियल डेलीगेशन भेजा ताकि कनेक्टिविटी विद तालिबान सेट हो। उज्बेकिस्तान ने पूरा फुल प्रोटोकॉल दिया जो स्टेट हेड को दिया जाता है, डेप्यूटी पीएम जो है तालिबान के। ट्रेड, ट्रांजिट, कंस्ट्रक्शन, रेलवे की बात हुआ। रशिया और ईरान अपनी एम्बेसी बनाए रखे हैं अभी तालिबान में, अफगानिस्तान में। यूएस, चाइना, रशिया, पाकिस्तान एंगेजमेंट भी हो रहा है तालिबान फॉरेन मिनिस्टर में। द पॉइंट इज, तालिबान इज अ रियलिटी नाउ। अफगानिस्तान में जो तालिबान रिजीम है इट्स अ रियलिटी नाउ। इंडिया को भी आइडियलिस्टिक के बजाय प्रैग्मेटिक एंगेजमेंट रखना ज़रूरी है। जैसे कि हम एक तरफ तो बात कर रहे हैं दिस एनएसए का टॉक्स, दूसरी तरफ जो वीज़ाज वगैरह थे वो हमने बंद कर दिए हैं। नो मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में दिया। हम ट्रेड एंड कनेक्टिविटी विद पाकिस्तान, विद अफगानिस्तान की कोई नई टॉक्स नहीं कर रहे हैं। वी नीड टू टेक अ स्टैंड कि हम कैसे डील करने वाले हैं दिस तालिबान रिजीम इन अफगानिस्तान में। गवर्नमेंट डिफाइंस मोर क्लियरली व्हाट इट वांट्स इट्स अफगान रोल। क्लैरिफाई करें एग्जैक्टली हमारा पर्पस एंड व्हाट आर अवर एक्सपेक्टेशंस, व्हाट इज गोइंग टू बी अवर रोल डिस्पाइट ऑल इट्स डिफरेंसेस विद द रिजीम नाउ इन पावर, बिकॉज इनडिसाइसिवनेस से कोई बेनिफिट नहीं होगा। देन दिस इज सीजन ऑफ फ्लड्स। अगेन तमिलनाडु में जो क्राइसिस है, अर्बन फ्लडिंग है, उस पर टेक है। हर साल का ये हो गया है, मानसून आता है और हमारे शहर डूब जाते हैं। तो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स हम क्यों मैप नहीं कर पा रहे? चेन्नई जो है वो वैसे ही बहुत वल्नरेबल सिटी है,
बिकॉज ये एक फ्लैट टेरेन है। फ्लड्स आते ही थोड़ा सा बारिश होता है और यहाँ पे फ्लडिंग हो जाती है। अब बारिश होता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इनकमिंग वाटर इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज कि वाटर का एग्जिट नहीं हो पा रहा है, ड्रेनेज नहीं हो रहा है। Despite storm water drains and waterway running to about 700 किलोमीटर being cleared for 4 months, 4 महीने तक 700 किलोमीटर लंबा हमने पूरा ड्रेनेज नालियां साफ की, फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। इनंडेशन अभी भी बना हुआ है बिकॉज एनक्रोचमेंट है, देर आर सेवरल अदर फैक्टर्स जिसके कारण एग्जिट नहीं हो पा रहा है, और एग्जिट नहीं हो रहा है और इनकमिंग हो रहा है तो होगा वाटर फ्लड। अब इवन एज द सिटी वॉज स्ट्रगलिंग टू गेट बैक टू नॉर्मलसी, डिप्रेशन बना, दिस मतलब लो प्रेशर एरिया बना बे ऑफ बंगाल में, और फिर ये आया चेन्नई में, तो लो प्रेशर एरिया है मतलब विंड सब जगह से इधर आ रही है, और ये विंड्स बिकॉज समुद्र से आ रही है तो बारिश करा देगी। तो सिटी को हैवी रेनफॉल हुआ, सबर्ब्स में भी रेनफॉल हुआ, रेड हिल एरिया में, नागापट्टनम में हैवी रेनफॉल। लार्ज अर्बन सेटिंग चेन्नई जैसे एरिया में प्रॉब्लम क्या है? अब ये चेन्नई को हर किसी दूसरे शहर से रिप्लेस कर सकते हैं बिकॉज प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट हर शहर में सेम है। श्रिंकिंग ओपन स्पेस, गार्डन्स नहीं है, ट्री कवर नहीं है, डिफॉरेस्टेशन है, श्रिंकिंग ओपन स्पेस, गैप बिटवीन द कवरेज ऑफ द ड्रेन्स एंड दैट ऑफ द सीवर लाइन्स, एजिंग ड्रेन्स हैं, सीवर नेटवर्क इन कोर एरियाज ऑफ सिटी। जैसे मुंबई में भी प्रॉब्लम क्या है, मुंबई का जो सीवर सिस्टम है ना वो आउटडेटेड हो गया है, वो हैंडल ही नहीं कर सकता इतनी बड़ी पॉपुलेशन को। सो द प्रॉब्लम इज़ कि हमें सीवर लाइंस ड्रेनेज सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा। एनक्रोचमेंट होता है, पॉपुलेशन बढ़ती है, हम एनक्रोच कर लेते हैं फ्लड प्लेन्स को, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं फ्री फ्लो ऑफ वाटर। पहले एक लेक थी, लेक ऐसे बफर का काम करती थी, ज़्यादा पानी आता था ये बफर बना देती थी, फिर धीरे धीरे पानी रिलीज होता था। बट अब यहाँ लेक ही नहीं है बिकॉज यहाँ पे बिल्डिंग्स बन गई है, तो फ्लड्स तो होंगे ना। सो ये रीज़न है कि यहाँ पे शहरों में फ्लड्स बढ़ रहे हैं। बाकी जैसे दिल्ली है, दिल्ली में नेचुरली फ्लड्स नहीं आने चाहिए, मुंबई तो फिर भी डिसएडवांटेज में रहता है, बट दिल्ली में फ्लड्स नहीं आने चाहिए, बट दिल्ली में फ्लड्स आ रहे हैं। सिमिलरली चेन्नई में भी नहीं आने चाहिए बिकॉज यहाँ पे कूम रिवर है, अडियर रिवर है, और बकिंगम कैनाल भी है, मतलब ड्रेनेज का एक्सेलेंट इंफ्रा है इनके पास। बट प्रॉब्लम ये है कि वाटर बॉडीज़ में एनक्रोचमेंट हो गया है, वो मेंटेन्ड नहीं है, जो इफेक्टिव फ्लड कैरियर की तरह काम करना था वो नहीं हो रहा है, रेसिडेंशियल लोकेलिटीज़ बन गई है, वहाँ पे इनंडेशन हो रहा है। सो दीज आर द सिस्टमेटिक फ्लॉज इन अर्बन सिटीज़ जिसके कारण फ्लडिंग का जो थ्रेट है वो बहुत ज़्यादा एग्रवेट हो गया है। तो गवर्नमेंट को ज़रूरी है राइट नाउ, तो हम इमीडिएट रिस्पॉन्स यही देंगे कि जो भी विक्टिम्स हैं फ्लड के, डिस्ट्रेस में हैं, उनको रिलीफ दें, जो वल्नरेबल हैं उनको रिलीफ दें, ये तो इमीडिएट रिस्पॉन्स है। लॉन्ग टर्म में जो बेसिक स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको आइडेंटिफाई करके सॉल्व करना ज़रूरी है, वरना 2021 में ये जो बातें कर रहे हैं ना, अगले साल भी हम यही बातें करने वाले हैं। सो द पॉइंट इज वी नीड टू वर्क ऑन रिमूविंग स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज। सो ये 3 रिवर्स का भी नाम याद रखना है, कूम, अडियर और बकिंगहम कैनाल। People too should be responsible enough in ensuring that the water bodies and drains are not turned into dumps. अब ये स्टेटमेंट भी बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है। सी, हम हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, नेता ने ऐसा नहीं किया। उस गवर्नमेंट को चूज किसने किया, उस नेता को चुनाव किसने जिताया, हमने जिताया। तो इन दी एंड ये फैक्ट है, जैसी प्रजा वैसा राजा। सो द पॉइंट इज वी नीड टू एंश्योर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी पड़ेगी। वी सी सो मेनी पीपल, सिविक सेंस नहीं होता है उनमें, इधर उधर कचरा डाल रहे हैं या फिर एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, ड्रेनेज वगैरह को ब्लॉक कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी क्या करे अगर पीपल ही कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम पीपल में भी है। रिस्पॉन्सिबल इनफ होना पड़ेगा कि जैसे लेक्स है उसको आप बचाओ, drains are not turned into dumps, drains are not turned into dumps. So the point is कि कलेक्टिव एफर्ट चाहिए, गवर्नमेंट भी करे और पीपल भी करे, दोनों मिलके इस फ्लड प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अर्बन फ्लडिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये लो डाउन है इंडिया का ग्लासगो अनाउंसमेंट। अब सी, इसमें जो बातें लिखी है ना इस आर्टिकल का, आई वॉज वेटिंग फॉर सम टाइम। अभी तक सब बात चल रहा था ग्लासगो में पॉजिटिव्स, इंडिया ने क्या अच्छा किया, यहाँ जो बात है वहाँ पे नेगेटिव्स बताएं, क्रिटिसिज्म है कि इंडिया का जो परफॉर्मेंस है ग्लासगो अनाउंसमेंट में वो इतना अच्छा क्यों नहीं माना जाना चाहिए। सी, एक्चुअली क्या है ये, इसमें जो बातें लिखी, ग्लासगो में जो अनाउंसमेंट हुआ, ये ना काफ़ी इंटरनेशनल स्टैंड अगर देखें इंडिया का,
हर कंट्री ऐसा करती है कि हमने बोला बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस, बट उसके साथ जैसे स्टार लग जाता है ना, कंडीशंस अप्लाइड, ये कंडीशंस अप्लाइड लग गया। सो ऑन फेस वैल्यू लुकिंग कि इंडिया इतने टॉल प्रोमिसेस कर रहा है, बट उसके साथ कंडीशंस भी हैं। कंडीशंस जैसे कि हम 2070 तक नेट जीरो बनेंगे, कंडीशंस हमें $1 ट्रिलियन प्रोवाइड करो, एडेप्टेशन का, ट्रांजिशन का, लाइक दैट। तो जो न्यूली अनवील्ड कमिटमेंट हुआ COP26 में, इसको क्लोज एग्जामिन करें तो वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी ऑफिशियल सिग्नल्स भी हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल R&D भी किया है, इतना डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, नंबर्स क्रंचिंग वगैरह, दिस इज़ वन पर्सपेक्टिव, और ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सपेक्टिव एब्सोल्युटली ट्रू भी हो। तो हमें इसमें बस ये देखना चाहिए कि कोऑपरेशन कैसे हो, 2070 और जो 5 बातें लिखी है इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, एग्जीक्यूट कैसे करें। तो जैसे हमारे नए टारगेट्स हैं, हमने NDC को डिटेल्स पर ऐप वेयरिंग इन एन अपडेटेड NDC 5 एलिमेंट्स बताए हमने कि अभी जो देखा ना, रिड्यूसिंग एमिशन करें, GDP पर यूनिट 45% वगैरह, है वो लोग, वो जो 5 पॉइंटर्स हैं, सेम वही पॉइंटर्स हैं, सेम डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा है वो 5 पॉइंटर्स। द पॉइंट इज कि इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, एग्जीक्यूशन कैसे होगा। दूसरी बात, एनवायरनमेंट को हम क्या इन 5 पॉइंटर्स से डिफाइन कर सकते हैं। एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, इसमें लाइफस्टाइल इंक्लूड होनी चाहिए, इनइक्विटी को एड्रेस करना चाहिए, रिच एंड पुअर। क्लाइमेट चेंज एक मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्टिव है, मल्टी डायमेंशनल, इसमें इकोनॉमी भी आएगा, एम्प्लॉयमेंट भी आएगा, वेलफेयर भी आएगा, एनिमल्स, फ्लोरा, फोना भी आएगा, लाइफस्टाइल भी आएगा। दूसरा, हमको हमारे फुटप्रिंट्स कम करने पड़ेंगे, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल पे एम्फेसाइज करना है, रीसाइकलिंग ऑफ दिस अवर अवर प्रोडक्ट्स। प्लस एक और चीज़ जैसे यहाँ पे मेंशन किया कि हमने फॉरेस्ट क्यों नहीं इंक्लूड किया, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन का जो प्लेज है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्राइबल्स भी हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स भी हैं, और आपकी पूरी लाइफ जो है वो डिपेंडेंट होती है फॉरेस्ट में। सो वी शुड हैव बीन अलर्ट, हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट पे भी। ये हमने प्लेज क्यों नहीं इंक्लूड किया। अब इसका दूसरा एंगल ये है, ऑफिशियल्स ने ये बताया कि जो ट्रेड रिलेटेड चैलेंजेस आ रहे थे WTO को, ये जो WTO है वो ट्रेड को डिक्टेट करता है, बट इस प्लेज के थ्रू जो COP26 टाइप जो मीटिंग्स हैं ये डिक्टेट करने लग गई ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स को, दैट इज़ वाई इंडिया ने साइन नहीं किया। इंडिया ने आउटराइटली नो भी नहीं कहा है, देखते हैं आगे हो सकता है हम साइन भी कर दें। द पॉइंट इज ये चीज़ भी फोर फ्रंट पे आना चाहिए था। सिमिलरली हमने मीथेन प्लेज भी ज्वाइन नहीं किया, इस बात पे भी क्रिटिसिज्म है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजाइलेंट आइलैंड स्टेट्स भी बोला, फॉर आइलैंड नेशंस। ऐसा सिमिलर प्लान्स हमारा डोमेस्टिक लेवल पे हम क्यों नहीं बना रहे, बिकॉज आप देखो हमारे यहाँ भी जो कोस्टल है, आप हर कोस्टल स्टेट को देखो, चाहे महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु, उड़ीसा हो, केरला हो, हर जगह ये जो प्रॉब्लम है सी लेवल राइज का, एक्सट्रीम क्लाइमेट वेदर इवेंट्स का, ये विजिबल है, क्लियरली विजिबल है। तो आइलैंड नेशंस के जैसा ही एक सिमिलर डोमेस्टिक प्लान भी होना चाहिए, ये सब बातें। आर्टिकल में प्राइमरली ये कहा है कि जो ग्लासगो है ये ग्रीन वॉश नहीं होना चाहिए, इंडिया का जो फ्यूचर है वो भी लिंक्ड है वर्ल्ड के साथ, वर्ल्ड के साथ। सो कलेक्टिवली हमें क्लाइमेट चेंज के लिए हमारी टू द बेस्ट ऑफ अवर एबिलिटीज एफर्ट्स डालना चाहिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट। देन इसी से रिलेटेड एक सवाल हम देखते हैं, कोस्टल इरोजन हो रहा है, सी लेवल का राइज हो रहा है, अर्बन फ्लडिंग हो रही है, क्यों? एक्सट्रीम रेनफॉल के कारण। इसने एग्जर्बेट भी कर दिया है हैपहैजार्ड अर्बनाइजेशन, आर एक्वायरिंग थ्रेटनिंग डायमेंशंस। सो तटीव कटाव, समुद्र के स्तर में वृद्धि, बेतरतीब शहरीकरण, अत्यधिक वर्षा। तो इससे क्या हो रहा है, डिजास्टर्स फ्रिक्वेंट हो रही है और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो रही है। ट्राई टू डिस्कस, ट्राई टू डिस्कस, अब डिस्कस है मतलब इस टॉपिक को लिखिए, ये सारे जो पॉइंटर्स हैं इनको और थोड़ा सा बताइए, सही में हो रहा है, एग्जाम्पल्स लिखिए, और कुछ सॉल्यूशंस भी बताइए, डिस्कशन किस नोट पे आप एंड करना चाहते हो, लाइक दैट वे फॉरवर्ड, ट्राई टू आंसर। सो दिस इज सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। देन अ टैक्स बर्डन दैट अटैक्स द फेडरल राइट्स ऑफ स्टेट्स, फेडरल राइट्स ऑफ स्टेट्स, टैक्स बर्डन। इसमें भी बहुत सारे पॉलिटिकल पॉइंट्स हैं। हम ये लिखा है मिस्टर KN बाला गोपाल जी ने, आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं केरला। पॉलिटिकल पॉइंट्स कीपिंग असाइड, यहाँ जो हमें समझना चाहिए वो समझना चाहिए फिस्कल फेडरलिज्म।
फेडरलिज्म, फेडरलिज्म एक वर्ड है जिसमें मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में पावर शेयरिंग होता है, पावर वेल डिफाइंड होता है। ये पावर लेजिस्लेशन की भी हो सकती है, एग्जीक्यूटिव की भी हो सकती है और फिस्कल मतलब फाइनेंस की भी हो सकती है। तो यहाँ बात है फाइनेंशियल फेडरलिज्म स्टेट्स और सेंटर के बीच में। अब वैसे तो इंडिया का टेंडेंसी देखें, केसी वेरे साहब ने भी कहा है, हमारा क्वाजी फेडरल है, सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी ज़्यादा है। अब ये चीज़ फाइनेंस में भी नज़र आती है, जैसे कि हमारे यहाँ इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, वो सब कौन कलेक्ट करता है? सेंटर कलेक्ट करता है। फिर एक 280 बनती है, 280 के थ्रू इसका डिवोल्यूशन होता है, वर्टिकल डिवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। द पॉइंट इज सेंटर इज वेल प्लेस्ड टू जनरेट इनकम इन कंपैरिजन टू स्टेट। तो स्टेट क्या होते हैं, थोड़े पीछे हो जाते हैं, स्टेट का जो फिजिकल स्पेस है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अब स्टेट के पास ट्रिपल वैमी हो रही है। ट्रिपल वैमी मतलब लॉकडाउन कोविड के कारण इनकम जनरेशन कम हुआ, जीएसटी कंपनसेशन भी टाइम पे नहीं हो रहा था, और कोविड एंड 19 एंड ऑल के कारण वेलफेयर इनिशिएटिव्स भी लेने पड़ रहे हैं। तो खर्चे बढ़ रहे हैं और इनकम श्रिंक हो रही है। तो दैट इज़ वाई स्टेट्स जो हैं वो हेविली डिपेंडेंट हो जाते हैं सेंटर पे, और स्टेट्स डिस्ट्रेस्ड भी हैं। अब एक और चीज़ है जो नई टेंडेंसी देखी गई, वो टेंडेंसी ये है कि सेंटर लेवी करता है फ्यूल सरचार्ज। फ्यूल सरचार्ज मतलब टैक्स के आगे भी और टैक्स लगाए। तो दिस इज एब्जेक्ट मिसयूज ऑफ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला आप सरचार्ज लगा सकते हो 271 में, बट ये एक फेयर वे में होना चाहिए। और सेंटर क्या करता है, जैसे सरचार्ज है, सरचार्ज को स्टेट के साथ शेयर भी नहीं करना पड़ता है। सरचार्ज से जो पैसा आ रहा है वो एक्सक्लूसिव टू सेंटर है। सेंटर इज नॉट बाउंड कि वो पैसा वो स्टेट को दे। तो सरचार्ज से सेंटर वेल्दी बनता है और स्टेट जो है वो उनका रेवेन्यू फॉल होता है। सरचार्ज इज डिफाइंड एज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टैक्स लेविड ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग टैक्स। मतलब एक टैक्स लग दिया 10%, अब इसके ऊपर और सरचार्ज लगा रहे हो, तो दैट इज सरचार्ज ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग टैक्स। हाउ कैन इट बी 7 और 8 टाइम्स हायर देन बेसिक टैक्स? मतलब 10 रुपये बेसिक टैक्स है, इस पर आपने 70 रुपये सरचार्ज लगा दिया, तो मतलब देर इज अ प्रॉब्लम। आर्टिकल 271 बोलता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 269 एंड 70, this is important, parliament may at any time increase any of the duty tax referred to in those articles except the goods and services tax under 246A by a surcharge। मतलब 271 के अंदर पार्लियामेंट किसी भी टैक्स चार्जेस के ऊपर एडिशनल टैक्स और चार्ज लगा सकती है फॉर पर्पज ऑफ यूनियन, एंड होल प्रोसीड्स ऑफ एनी सरचार्ज शेल फॉर्म पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और इसको वो स्टेट के साथ शेयर भी नहीं करेगी। तो सेंटर को पैसे तो मिल गए और वो पैसे स्टेट के साथ शेयर भी नहीं करने। तो दैट इज वाई पास सम टाइम सरचार्ज का परसेंटेज बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि ये 7 to 8 टाइम्स हायर देन द बेसिक टैक्स। इस बात पे यहाँ पे सवाल उठाया तमिलनाडु फाइनेंस मिनिस्टर ने। जीएसटी अगेन है, जीएसटी से जो स्टेट्स हैं उनको जितना रेवेन्यू प्रॉमिस किया गया था वो अभी तक रियलाइज हुआ नहीं, स्टेट रेवेन्यू फॉल हुआ है और वो इंडिपेंडेंस भी एट सम टाइम्स लूज किए। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट की बात थी, जीएसटी कंपनसेशन की बात थी, लास्ट ईयर फोर्स मेजर भी लग गया था। फिस्कल फेडरलिज्म को मेंटेन करना जरूरी है, दिस इज द आर्गुमेंट ओवर हियर। देन इज द इकोनॉमी स्टिल रीलिंग फ्रॉम डीमोनेटाइजेशन? अब डीमोनेटाइजेशन के मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। अ रो ओवर एजुकेशन, जैब पेज लोवेस्ट सिंस अगस्त, नॉट राइट। डीमोनेटाइजेशन के अगेन लेट अस सी, 5 years तो हो गए, जो इतना सेड प्रोमिसेस थे, बेनिफिट्स थे, वो एट टाइम्स मिले भी नहीं। फिर 2019 में कोविड-19 अलग हो गया। वाइड हिमालयन रोड्स मस्ट फॉर डिफेंस। अब सी, ये भी एक डिबेट का टॉपिक है। एक तरफ तो एनवायरनमेंट है, दूसरी तरफ है नेशन की सिक्योरिटी। एनवायरनमेंट एंड सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट मतलब जैसे चार धाम में ही है या हिमालयन रोड्स हैं, अभी हमने देखा लैंडस्लिप होता है, ज़्यादा चौड़ा करेंगे मतलब आपको डिग करना पड़ेगा, जो जो लैंड है उसका जो कंपोजिशन है वो वीकन होता है, तो लैंडस्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि डायनामाइट्स वगैरह लगा के ब्लास्ट भी करना पड़ता है, जैसे टनल बनानी है, लाइक दैट। तो द पॉइंट इज हिमालयन जो स्टेट्स हैं, हिमालय इकोलॉजी है वो ऑलरेडी फ्रेजाइल है। रोड्स को चौड़ा करना, हैवी ट्रैफिक करना इज़ नॉट गुड फॉर हिमालय एंड लोकल कम्युनिटीज़। डिफेंस की ज़रूरत है, जैसे आगे एक आर्ग्यूमेंट है, हमको अगर सुखोई या ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह पहुंचाना है
ब्रह्मोस मिसाइल, तो उसके लिए बेटर टैंक्स वगैरह लाने के लिए हमें वाइडर रोड्स चाहिए, इसीलिए हम चार धाम को चौड़ा कर रहे हैं। रोड्स जो हैं हिमालयन स्टेट्स की हम ब्रॉडन कर रहे हैं, बट एट व्हाट कॉस्ट? एनवायरनमेंट की कॉस्ट क्या है? तो दिस इज अगेन अ डिबेट बिटवीन एनवायरनमेंट, कंजर्वेशन एंड सेफ्टी ऑफ अवर कंट्री, सिक्योरिटी ऑफ अवर कंट्री। अब ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी बड़ा वरिज्म है, बिकॉज सीडीएस का स्टेटमेंट आया कि जो एलएससी का हमारा परसेप्शन है उसके अकॉर्डिंग चाइना ने कोई नया विलेज नहीं बनाया है, नया दिस लोकेशन वहाँ के लोगों का नहीं बिल्ड किया है, एनक्रोचमेंट नहीं किया है हमारे एरिया में। जबकि यूएस की सैटेलाइट्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला कि चाइना एनक्रोच कर रहा है हमारे स्टेटमेंट में। दिस इज अ बिग कॉज ऑफ वरी। दिस टेल्स कि एलएससी जो है इसका एक्चुअल एलएससी है क्या, इसीलिए इसको फैंटम बोला जाता है, घोस्ट। चाइना का वर्जन अलग है, इंडिया का वर्जन अलग है, यहाँ तक बात समझ में आती है। बट इंडिया में भी मिलिट्री अलग वर्जन बता रही है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री अलग वर्जन बता रही है, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। परसेप्शन का डिफरेंस हो रहा है। तो सेंटर सेज आर्म्ड फोर्सेस कैन नॉट सरेंडर, दिस ऊपर वाला आर्टिकल था लैंडस्लिप। सीडीएस ने कहा इंडिया नेवर एक्सेप्टेड इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ इट्स टेरिटोरी, मतलब सीडीएस इज सेइंग कि हमने अपनी टेरिटरी यहाँ पे नहीं छोड़ा है, इलीगल ऑक्यूपेशन नहीं है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बोल रही है कि यहाँ पर देयर इज अ प्रॉब्लम। लेट अस सी, इसको हम फिर से एक बार और देखेंगे, बट द पॉइंट इज सिंपल कि हमारे वर्जन में डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए, चाइना के साथ डिफरेंसेस है ओके, इंटरनली परसेप्शन डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नो फ्रेश वायरस वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न इन इंडिया, दिस इज कोई डेल्टा वेरिएंट ही है, कोई नया ऐसा थ्रेट नहीं आया है, गुड। गवर्नर्स शुड प्ले रोल ऑफ फ्रेंड एंड गाइड, प्रेसिडेंट साहब ने कहा। सी, गवर्नर की बात करते हैं ना तो फिर से बात आती है फेडरलिज्म की। बिफोर दैट यहाँ पर दिस न्यूज़ है ट्रेड यूनियन एंड प्रिविलेज मोशन क्या होता है बताइए। कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था प्रिविलेज मोशन, व्हाट इज प्रिविलेज मोशन? आंसर, देन कस्टोडियल डेथ इज नॉट एट ऑल राइट, इसीलिए अभी एक एविडेंस एक्ट में भी चेंजेस किए गए थे कि अगर कस्टोडियल डेथ होती है तो ये पूरी जिम्मेदारी पुलिस की है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेमा फेसी गिल्टी माना जाएगा और इस पे स्ट्रिक्ट दिस इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वी कैन नॉट अलाउ दिस टू हैपन। नो फ्रेश वायरस वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न्स इन इंडिया एंड गवर्नर्स शुड प्ले अ रोल ऑफ फ्रेंड। अब जब गवर्नर की बात आती है तो फिर यही होता है कि गवर्नर को सेंटर ने अपॉइंट किया है, तो क्या ये सेंटर की पावर प्रोजेक्शन हो रहा है स्टेट लेवल पे? गवर्नर्स शुड प्ले रोल ऑफ फ्रेंड, इसमें ना बहुत सारे कमीशंस आए थे, जैसे एक सरकारिया कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारिया कमीशन ने स्टेट किया था, एआरसी रिपोर्ट ने भी स्टेट किया था कि गवर्नर का जो रोल होता है ना वो लाइक फैसिलिटेटर हो, लाइक अ फ्रेंड हो, गाइड हो, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए उसका डे टू डे डिसीजन मेकिंग या डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट लेवल पे। बिकॉज स्टेट लेवल का जो है वो है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर ने बकायदा चुनाव लड़ा है, वहाँ के लोगों ने चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट किया है, तो चीफ मिनिस्टर का वर्क होता है डे टू डे गवर्नेंस करना बजाय गवर्नर का, बिकॉज गवर्नर को तो सेंटर ने अपॉइंट किया है जस्ट लाइक दैट। सो देर हैज टू बी अ पावर बैलेंस। गवर्नर्स शुड प्ले रोल ऑफ फ्रेंड एंड गाइड, इसी बात को प्रेसिडेंट साहब ने भी एम्फेसाइज किया। ये 51st कॉन्फ्रेंस थी गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर एट राष्ट्रपति भवन। एडमिनिस्ट्रेटर, अंडमान एंड निकोबार में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है या एडमिनिस्ट्रेटर होता है? और आप सभी बताइए जो यूटीज़ हैं इंडिया में, जो यूटीज़ हैं उन किन यूटीज़ में लेफ्टिनेंट गवर्नर है और किस यूटी में एडमिनिस्ट्रेटर है? ओके, तो दिस इज़ क्रिटिकल कनेक्ट ज़रूरी है सेंटर एंड स्टेट में। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गवर्नर की पोस्ट, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट, अक्सर इनको सोशल पब्लिक मीडिया में कई बार फाइटिंग वगैरह भी देखने को मिला है, विच इज़ नॉट राइट फॉर अवर दिस गवर्नेंस इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एज अ फ्रेंड यहाँ पे गाइड गवर्नर को एक्ट करना चाहिए। नेपाल आर्मी अपनी खुद की डिफेंस यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहा है। 18th सेंचुरी आइडल returned to this UP, लॉर्ड अन्नपूर्णा। देन दिस इज नेक्स्ट, चिल्ड्रन का जो कंडीशन था कि 5 ईयर बिलो है तो उनको एग्जेम्प्ट किया है कोविड टेस्ट से ऑन इंटरनेशनल अराइवल, हेल्थ मिनिस्ट्री का नया दिस गाइडलाइन। मिस्टर शी ने वॉर्न किया कोल्ड वॉर हो सकता है एशिया पैसिफिक में। अब इसमें बहुत कुछ रेस्पॉन्सिबल मिस्टर शी भी हैं,
Region cannot and should not relapse into confrontation and division of the Cold War era. ये वैसे ही कुछ माहौल बन रहा है जैसे वर्ल्ड वॉर 1 2 के टाइम पे जर्मनी वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टाइप सिचुएशन बन रही थी. बट अगर इस साइड वॉर होता है तो बिकॉज अपने नेबरहुड में वॉर होगा तो इट इज़ नॉट राइट, इससे सीवियर डैमेजेस होते हैं. साउथ अफ्रीका का लास्ट अपार्थिड प्रेसिडेंट डी क्लर्क. अपार्थिड क्या था, यहाँ पे स्किन कलर के बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन होता था. तो इस बात पे नेल्सन मंडेला साहब ने वॉइस किया. ही शेयर्ड नोबेल पीस प्राइज इन 1993 विद नेल्सन मंडेला, दिस प्रेसिडेंट डी क्लर्क. सो ब्रेकिंग बैरियर्स इज इम्पॉर्टेंट. एक पोएम है इनका, नेल्सन मंडेला का भी एक मूवी है, काफ़ी अच्छी मूवी है. उस मूवी का नाम है इनविक्टस. व्हेन यू गेट हैव अ टाइम व्हेन यू गेट टाइम हैव अ लुक इनविक्टस. ये पोएम भी है, वेरी गुड पोएम. चाइना यूएस टू इंक्रीज क्लाइमेट कोऑपरेशन, गुड थिंग. बेलारस थ्रेटन्स टू कट गैस टू यूरोप. ये भी एक नया डेवलपमेंट बन रहा है, इसको अभी आगे देखते हैं मैप के थ्रू. बेलारस एक्चुअली क्या हो रहा है कि यूरोपियन यूनियन और जो बेलारस है, यहाँ बेलारस है और इधर यूरोप के दूसरे कंट्रीज भी है, पोलैंड स्पेसिफिकली. तो बेलारस क्या कर रहा है, बेलारस में एक तो डिक्टेटरशिप है, लुकाशेंको का गवर्नमेंट है जिसको यूरोप इतना पसंद नहीं करता. और लुकाशेंको गवर्नमेंट रशिया के साथ ज़्यादा क्लोज है और रशिया को भी यूरोप इतना पसंद नहीं करता. तो एक प्रॉक्सी यहाँ पे जो माइग्रेंट क्राइसिस है उसको वेपनाइज करने की कोशिश हो रही है कि बेलारस क्या कर रहा है, सारे माइग्रेंट्स को बोल रहा है यू कैन कम टू दिस बेलारस एंड पास थ्रू मिल जाएगा आपको यूरोपियन यूनियन का. पोलैंड ने यहाँ पे अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी कि हम अलाउ नहीं करेंगे माइग्रेंट्स को एंटर करने के लिए. अब विंटर्स भी आ रही है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट पीपल यहाँ पर बॉर्डर एरिया पे है. इधर बेलारस है और इधर पोलैंड है, और पोलैंड यहाँ पे आर्मी डिप्लॉय किया है 15,000 कि हम माइग्रेंट्स को एंटर नहीं करने देंगे बिकॉज इनका वेटिंग नहीं है, इलीगल माइग्रेंट्स भी हो सकते हैं. तो पोलैंड और बेलारस मतलब यूरोपियन यूनियन और बेलारस के पीछे रशिया एंड अदर, ये सब यहाँ पे एक फेस ऑफ चल रहा है. वेपनाइज किया जा रहा है यहाँ पे माइग्रेंट्स को. अफगानिस्तान ऑन ब्रिंक ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स है, वॉन पाकिस्तान. पाकिस्तान की पुरानी टैक्टिक रही है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, अगर हम लैप्स हो गए, हम कोलैप्स हो गए तो वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा. दैट इज़ वाई हमको फ्लोट करके रखो. इसी पॉलिसी के कारण पाकिस्तान को इतना फंडिंग मिलता आया है वर्ल्ड वर्ल्ड लीडर से. सेम टैक्टिक्स अब अफगानिस्तान भी कर रहा है कि वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स, ज़्यादा डैमेज हो जाएगा अगर आपने हमें टाइम पे हेल्प नहीं किया. सो हेल्प. International community must urgently resume funding and providing humanitarian assistance because तालिबान टेक ओवर हुआ है, जो भी क्राइसिस है वी नीड मनी, ये मैसेज है. फास्ट एंड फ्यूरियस, ये एस्ट्रोनॉट्स हैं स्पेस एक्स फैल्कन 9 के, ड्रैगन क्रू स्पेस क्राफ्ट. दिस इज अगेन गुड. यही चीज़ जो अभी हमने स्पेस पॉलिसी देखी थी ना, इंडिया भी रेप्लिकेट करना चाहता है, प्राइवेट प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट इन स्पेस अलॉन्ग विद ISRO. 5G अभी जल्द आने वाला नहीं है, अप्रैल मई में तो इसके ऑक्शंस होंगे. अप्रैल मई में मतलब 2022 में भी 5G डिफिकल्ट है. कैड सीन एट 1.4% मार्च एज क्रूड सोर, करंट अकाउंट डेफिसिट. खर्चा बहुत बढ़ रहा है बिकॉज पेट्रोल की कीमत बढ़ गई. सुजुकी अब इतना अच्छा नहीं कर रही है, 6% डिप हो गया. देन दिस इज टॉयज इन PLI. टॉयज भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, $1 million बिजनेस है. इसमें भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स मिलेगी ताकि कॉम्पिटिटर और चाइना पे डिपेंडेंसी भी कम हो. देन ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल जीत लिया. और ये है दिस, आज आज न्यूजीलैंड तस्मान का फिर से हो जाएगा, ट्रांस तस्मान फाइनल होगा, न्यूजीलैंड इधर और ऊपर ऑस्ट्रेलिया. लेट अस सी. रिलेंटलेस रेन, इतना रेनफॉल हुआ. अलायंस फॉर सोलर पावर, नो सी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इंडिया का इनिशिएटिव है, US इसको ज्वाइन कर रहा है. ISA बना था जब 2015 में पेरिस कॉन्फ्रेंस हुआ था, UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, पेरिस अग्रीमेंट. तो फ्रेंच प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर दोनों ने मिलकर ISA को यहाँ पे लॉन्च किया था, सोलर अलायंस. तो इसके पहले मेंबर्स रिस्ट्रिक्टेड थे कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में, अब ये ओपन हो गया है, बहुत सारे कंट्रीज ज्वाइन कर रहे हैं और 101 कंट्रीज हो गए हैं, USA ने भी ज्वाइन कर लिया है. आइडिया क्या है, कोलिशन बनाओ, सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज का एनर्जी रिक्वायरमेंट, तो 1 ट्रिलियन वॉट सोलर एनर्जी 2030 तक हो सकता है हम जनरेट करें. गुड. एलॉन मस्क सेल्स शेयर,
चाइनीज इनग्रेस बॉर्डर पे हो रहा है। सी, विलेज अपर सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश में है और यहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है चाइना की। वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। देन दिस इज साउथ अफ्रीका, मिटिगेटिंग हंगर ड्यूरिंग अ पैंडेमिक। अब ये आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज कोविड जब हुआ, लॉकडाउन लगा, तो एक स्कीम आई थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसमें क्या था, 5 किलो ऑफ राइस, हर राशन कार्ड होल्डर को 5 किलो राइस या व्हीट हर महीने मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। 80 करोड़ बेनिफिशरीज को 5 किलो राइस एंड व्हीट, 80 करोड़ बेनिफिशरीज को जिनके पास राशन कार्ड है हर महीने फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। तो पहले 5 किलो ऑलरेडी मिल रहा था, 5 किलो और मिलेगा, तो मतलब डबल हो गया था अनाज। ये ज़रूरी भी था, लॉकडाउन के कारण हार्डशिप्स थी, तो ये अनाज उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा था। अब फूड दिस एफसीआई ने भी कहा कि फूड ग्रेन का स्टॉक तो सफिशिएंट है, बट अभी ये न्यूज़ आया कि इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर के बाद कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो इस बात पे सवाल उठ रहे हैं कि कंटिन्यू क्यों नहीं, क्यों हमें करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए दिस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। बिकॉज अगेन ये एक्ट एज अ बफर, इट एक्ट एज एन इंश्योरेंस कि एटलीस्ट फूड लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड हो पाए ड्यूरिंग दिस हार्डशिप। प्लस हमारे पास फूड स्टॉक भी सफिशिएंट है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। पैंडेमिक इज स्टिल नॉट ओवर। और दूसरी प्रॉब्लम ये है, अभी कुछ ही दिन पहले हंगर इंडेक्स भी हमने देखा था और इंडिया के नंबर्स अच्छे आए नहीं हैं। तो इस पूरे एटमॉस्फेयर में अगर हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को स्टॉप करेंगे तो वो राइट मैसेजिंग नहीं होगा। फूड एक्टिविस्ट तभी ये बोल रहे हैं, राइट टू फूड कैंपेन में फूड मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब को इन्होंने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, हंगर ज़्यादा है, तो इस योजना को कंटिन्यू करना चाहिए फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। लेट अस सी। ये माइग्रेंट क्राइसिस है बेलारस ईयू बॉर्डर का। पोलैंड लिथुआनिया रिसीविंग एंड पे है माइग्रेंट सर्ज। तो इतने ज़्यादा अगर माइग्रेंट्स आएंगे तो पोलैंड जैसा जो यूरोप है वो भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। प्लस बेलारस की भी ये टैक्टिक्स है, टेंशंस बढ़ते जा रहे हैं। रशिया भी बहुत ज़्यादा ईयू के साथ इसके रिलेशंस ठीक रहते नहीं हैं, तो दिस थिंग इज़ हैपनिंग। माइग्रेंट क्राइसिस एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। अब पेबल इन द स्काई ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ है। अब ये एमपी लेड है, फ्रॉम द आर्काइव, मतलब जैसे कल जो मैंने आपको आर्टिकल बताया था आर्काइव्स, ये वही आर्टिकल फिर से इन्होंने यहाँ पे पोस्ट किया है। बात वही है जो कल हमने 5 पॉइंट्स देखे थे, एमपी लेड स्कीम क्यों करेक्ट नहीं है। एमपी लेड स्कीम जो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर तो बंद कर दी थी, अभी फिर से रिज्यूम किया है, बट अब 5 करोड़ की जगह 2 करोड़ रुपए यहाँ पे इसका मनी होगा पर एमपी। तो सी, इसका जो प्रॉब्लम है वो यही है कि स्कीम वॉयलेट करती है कार्डिनल प्रिंसिपल विच परमिएट्स द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, और वो प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब एग्जीक्यूटिव का काम लेजिस्लेचर को नहीं करना है। एमपी मतलब लेजिस्लेचर, संसद है, वो एग्जीक्यूटिव का काम करने लग गए तो सेपरेशन ऑफ पावर हो गया। प्लस स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमेशा पुअर होता है बिकॉज सांसद ने बता दिया ये काम करना है, ये पार्क बनना है, बट काम तो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो एग्जीक्यूटिव है वो करेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर है। यूटिलाइजेशन इसमें प्रॉपरली हुआ नहीं है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होती है, पॉलिटिसाइजेशन ज़्यादा होता है, ओपिनियन मेकर्स ज़्यादा इसमें आ जाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी इसकी क्वेश्चन उठा है 99 2003 4 5 में। ऑल्दो कोर्ट ने इसको ओके कहा था, हेल्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल, बट देर आर प्रॉब्लम्स, मिसयूज भी होता है। तो ओवरऑल गुड के लिए एमपी लेड स्कीम को अगर बंद कर देते तो बेटर होता। तो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं फ्रॉम द आर्काइव। देन ये क्विज है, हैव अ लुक, इस क्विज को भी देखना है। इसको मैं सेपरेटली आज पक्का पोस्ट कर दूंगा। ट्राई, कुछ क्वेश्चंस बड़े अच्छे आ रहे हैं इसमें, ये प्रीवियस ईयर का आंसर्स है। देन ये इंडियन एक्सप्रेस है, ब्रह्मोस को ले जाना है एलएसी में इसलिए रोड को चौड़ा करना पड़ेगा, चार धाम रोड डिबेट। देन डिफर लर्निंग सर्वे, अभी एक लर्निंग सर्वे होने वाला है, इसमें अच्छा पॉइंट बताया है कि अगर इस टाइम पे सर्वे होगा ना तो स्टूडेंट्स भी प्रॉपरली आए नहीं है, नॉर्मल सी आई नहीं है, तो सर्वे में जो टाइम एनर्जी लगेगा वो वेस्ट हो जाएगा। सर्वे करेक्ट डेटा अभी बता नहीं पाएगा, तो डिले करना चाहिए, आफ्टर सम टाइम सर्वे करें। दिल्ली में पॉल्यूशन है और दिल्ली का एक पॉल्यूशन का बहुत बड़ा रीज़न है व्हीकल्स। डेडलाइन पास हुआ, वेस्ट सेग्रीगेशन अभी भी नहीं हो रहा है। देन प्रिवेंट न्यूमोनिया फॉर हेल्दी चाइल्डहुड, बच्चों को न्यूमोनिया
इसके लिए अलर्ट रहना ज़रूरी है। सांस कैंपेन है, न्यूमोनिया नहीं तो बचपन सही। स्टार्टअप मूवमेंट है, इंडिया में स्टार्टअप्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अब यहाँ ज़रूरी है पॉलिसी, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट भी हेल्प करे स्टार्टअप्स को टू ग्रो एंड फ्लरिश। दिस इज़ द फ्रॉदिंग रिवर, यमुना की बात है, कोऑपरेशन ज़रूरी है। बिकॉज दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे एनसीआर की प्रॉब्लम है। एडजॉइनिंग स्टेट्स हरियाणा एंड यूपी का कोऑपरेशन ज़रूरी है। ग्रीन एंड ग्रीन वॉश, ये ग्रीन वॉश है कि इंडिया के जो कमिटमेंट्स हैं ऑन द फेस तो अच्छे लग रहे हैं, बट अगर डिटेल में देखें तो उसमें भी बहुत कंडीशंस अप्लाइड है। तो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी अगर नहीं हुआ, $1 ट्रिलियन नहीं मिला, तो क्या हम डिलीवर नहीं करेंगे, ये सवाल है। अनलॉफुल लॉ है यूएपीए। आइडियाज पेज में हंगर, हंगर इज अ बिग प्रॉब्लम। लर्निंग टू लिव विद वाटर, दिस इज धमा एंड पैंडमिक। ये सीपीसी मीटिंग चल रही है चाइना में। ट्रायोका प्लस, पोलैंड और बेलारस में थ्रेड बना है, बॉर्डर डीपन्स। Then this is declare Covaxin. Now see, 77.8% effective है against symptomatic. It is a very good vaccination. But still remember last year जब इसको अप्रूवल मिला, कितने सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एंड ऑल। सो दैट इज वाई इतना ज़्यादा दिस हमें रनिंग न्यूज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए। और प्लस जो बहुत ज़्यादा हाइप एंड लाइक दैट वी शुड अवॉइड, टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। चार धाम रोड डिबेट है। अर्थ फर्स्ट लैंड मास इमर्ज्ड इन सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट। पर्सनल लोन्स भी बढ़ते जा रहे हैं। रिटेल क्रेडिट मार्केट बाउंस बैक, इन्फ्लेशन बना हुआ है। टाटा स्टील। इनसाइडर ट्रेडिंग, इंडिया में इनसाइडर ट्रेडिंग अलाउड है क्या? मैकेंसी पार्टनर चार्ज इन यूएस विद इनसाइडर ट्रेडिंग। जैसे ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग स्पेकुलेशन पे होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कंपनी के किसी पर्सन ने बाहर ट्रेडर को बता दिया ये डिसीजन लेने वाला है। अब कंपनी के डिसीजन से ही स्टॉक मार्केट अफेक्ट होगा, तो उस ट्रेडर ने अकॉर्डिंगली स्टॉक मार्केट में वैसे पैसे शेयर्स बेचे या खरीदे। तो ये तो ट्विस्ट हो गया ना, स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट किया जा रहा है, इसीलिए इनसाइडर ट्रेडिंग को पसंद नहीं किया जाता है। So this is the Hindu and Indian Express. All right. So thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.